का मेरा नमस्कार। हम लोग सभी लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का एक और महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानेंगे। ये आपका सवाल क्या कह रहा है, चलिए आइए जानते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या चार घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। अब हम लोगों को जांच करना है, कोई भी संख्या दी गई तो उसके घाते n है, जहाँ n का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या का अंक क्या वह शून्य पर समाप्त होता है या नहीं। जैसे इस सवाल का कहने का क्या मतलब है समझिए। जैसे 4 घाते n दिया है, अब n बराबर क्या हो सकता है, n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहाँ पर क्या है ना, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यानी आप 4 घाते 1 रखेंगे तो कितना रहा है 4, 4 घाते 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, 4 घाते 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और 4 घाते 4 का मान कितना आ जाएगा 256, 4 घाते 5 का मान कितना आ जाएगा 1024, और 4 घाते 6 का मान कितना आ जाएगा 6 चौका 24, 7 में 12 2 14, हाथ में आया 1 6 0 1 6 का 6 6144। यानी हम यहाँ पर 4 घाते यानी घात में प्राकृतिक संख्या रखते चले जाएंगे और उसका हम लोग मान देखे रहेंगे तो क्या वह संख्या का अंक शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं, हम लोगों को यही जांच करना है। तो हम लोगों ने किसी भी केस में देख लिया है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n का मान हमने विभिन्न रखा है और कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। और 4 का हम लोग जानते भी है, इसका आप घन कीजिए या आप इसका वर्ग कीजिए, इसके इकाई अंक में 4 या 6 आना अनिवार्य है। मतलब ये संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती है। 4 घाते 10 का मान भी ऐसे ही आएगा, जैसे 4 घाते 5 का मान 4 आया है तो उस 4 घाते 10 का मान भी लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। कहीं कहीं हम लोग कर देते हैं 5 चौक 20, तो हमारा वो गुणा नहीं कह रहा है, उसके घात में कह रहा है भाई। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, समझ लिया, हाँ किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम में लिखना कैसे होता है, जानेंगे कैसे, वो हम लोग आइए समझते हैं। और मैं अब पूछ रहा हूँ, जैसे समझिए कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है, किस पर समाप्त होती है, शून्य पर। ये आपको समझने के लिए था, ये आपको किसके लिए लिया था, समझने के लिए था। यदि कोई संख्या, आप कोई भी संख्या मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 4 भी है, 16 भी है, 64 भी है, 256 है, 1024 है, 144 है, ये सभी क्या हैं, संख्याएं हैं। क्या हैं, संख्याएं हैं। और इन्हीं संख्याओं में कोई अंक यदि 0 पे समाप्त होता, कोई यदि अंक 0 पे समाप्त होता, मान लीजिए हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 10। 10 में कौन 10 में देखिए इकाई अंक शून्य पे समाप्त है कि नहीं। और ऐसा कौन अंक है, 20 भी है, 20 भी देखिए वह भी अंक शून्य पे समाप्त है कि नहीं। 30 भी है, 30 भी देखिए अंक शून्य पे समाप्त है कि नहीं। 40 भी है, ये भी अंक देखिए शून्य पे समाप्त है कि नहीं। 50 भी है, ये भी अंक देखिए शून्य पे समाप्त है या नहीं। 60 भी है, ये भी देखिए अंक शून्य पे समाप्त है कि नहीं। 70 भी है, ये भी देखिए अंक शून्य पे समाप्त है कि नहीं। यानी 10 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, इस प्रकार देखते चले जाएंगे, सभी अंक शून्य पे समाप्त हो रहे हैं। देखिए सभी का अंक शून्य पे समाप्त हो रहा है। अब बात आई 4 घाते n के लिए कैसे, और इसके लिए क्या कहा जाएगा। अब 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी 2 गुणे 5, क्या आ जाएगा 2 गुणे 5। अब यहाँ पर करेंगे 20 का तो 2 गुणे 5, 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। जब हम लोग 40 का करेंगे तो 2 गुणे 5। जब हम लोग 50 का करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। और 60 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। और 70 का करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7। और 80 का करेंगे तो 2 गुणे
5। 90 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। और 100 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 40। 2 50 2 25 5 गुणे 5। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। इस प्रकार हम लोगों ने देखा सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया? सभी का अभाज्य गुणनखंड। जितनी भी संख्याएं आपको जो भी अंक शून्य पे समाप्त हो रहे थे ये सभी का हमने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड। जब हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया सभी का तो उसमें हमने एक चीज़ देखा कि जो भी अंक शून्य पे समाप्त हो रहा है उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। 2 और 5 दोनों साथ साथ आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 दोनों साथ साथ आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 और 5 आ रहे हैं। इसमें भी देखेंगे आप 2 और 5 आ रहे हैं। यहाँ पर भी 2 और 5 आ रहे हैं। आप सभी जितने भी अंक शून्य पे समाप्त हो रहे होंगे सभी में आप चीज़ देख रहे होंगे, सभी में 2 और 5 दोनों जरूर ही आ रहे होंगे। उनके अलावा कोई अंक दूसरा आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक एक्स्ट्रा में आ सकता है। लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन अनिवार्य है आना? 2 और 5 दोनों को आना अनिवार्य है। और यहीं हम 4 का जब 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आ जाएगा। 16 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा। और 64 का करेंगे तो भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। यानी हम 4 का कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 64 कर रहे हैं, 256 किसी भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर यहीं पे 5 आ जाता तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग कह देते हैं ये भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का आना अनिवार्य होता है। और यही हम लोगों को लिखना भी है। ये हम लोगों को समझने के लिए था और जिस प्रकार हम आप लोगों को समझा भी दिए जहाँ n बराबर क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। तो चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे वहाँ पर ये जानते हैं। आप लोग जानते रहिए ये इतना रफली कार्य था, आप लोगों को समझने के लिए था। ये सब लिखना कैसे है वो चलिए समझते हैं। लिखना है क्या करते हैं हम लोग? हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य यदि कोई संख्या का अंक कोई संख्या का अंक शून्य यानी 0 शून्य पर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में किसमें? अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 इसको ब्लैक से लिख दे रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। 2 और 5 दोनों का आना अनिवार्य होता है। दोनों का आना अनिवार्य होता है। यदि कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जितनी भी संख्या शून्य पे समाप्त हो रही थी उनके अभाज्य गुणनखंड हमने करा, उसमें कोई संख्या देखा गया कि कुछ संख्याएं कॉमन हैं। और वो कौन सी संख्याएं थी? 2 और 5 थी जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आ रही थी। संख्या 4n का अभाज्य गुणनखंड, संख्या 4n का अभाज्य गुणनखंड।
अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस क्या आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 घाते n आ जाएगा। तो अब संख्या 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, उपरोक्त से यानी जो हम लोगों ने ये ऊपर किया हुआ है, उपरोक्त से संख्या 4 घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए का अंक, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि अब क्यों नहीं होगा उसका हम लोगों ने ऊपर लिखा है, वो फिर से लिख दे रहे हैं। क्योंकि 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। क्यों नहीं समाप्त होगा, क्योंकि उस 4 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 घाते n 0 पे समाप्त नहीं होगी। आप लोग जानते रहिएगा, ये इसमें से उपर्युक्त कथन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आप लोगों को ये आता रहेगा तो ये आप कर लेंगे। और आप लोगों को अपनी कॉपी में ये वाला सवाल नहीं लगाना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। ये आपको सिर्फ क्या था, इतना आपका पूरा ये सिर्फ आपको क्या था, ये सिर्फ समझने के लिए था भाई। इसको आपको अपनी कॉपी में हल करने वक्त नहीं लिखना है, बस आप लोग जानते रहिए कि हाँ इस प्रकार हम समझ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन इसका लिखने का कथन इस प्रकार है। तो आप लोगों को इतना ऐसे लिखना होगा, और एकदम हूबहू इसी प्रकार से आपको एक आपका प्रश्नावली में भी सवाल दिया गया है। ये आपका वो उसका उदाहरण था। अब प्रश्नावली में दिया क्या गया है, यहाँ पर 4 घाते n के जरिए 6 घाते n दे दिया गया है, तो उसके लिए भी यही पूरा केस रहेगा। बस यहाँ 4 घाते n लिखे हम, वहाँ पे क्या लिखना होगा 6 घाते n, जहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। एक बार फिर से इस सवाल को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 घाते n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है, चेक करना है। तो हम लोग इस कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे तो हमको मिलेगा कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहे थे, 5 नहीं आ रहा था। हमने कैसे पता चला, हमने अपने विचार से सोचा पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 पे समाप्त होती है, ऐसी संख्या 10 है, फिर 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी संख्या देखी और सभी का अभाज्य गुणनखंड किया। और जब हम सभी का अभाज्य गुणनखंड किया तो सब में पाया कि 2 और 5 सभी में आ रहे हैं। जो संख्या 0 पे समाप्त हो रहे हैं उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सभी आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कथन मिला। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का आना अनिवार्य होता है। तो संख्या 4 घाते n का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसमें हमने लिखा 2 गुणे 2, इसका अभाज्य गुणनखंड होता है घाते n। तो उपरोक्त से हमें क्या मिला, संख्या 4 घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा या नहीं हो सकता है, क्योंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इस प्रकार से भी लिख देते हैं, केवल 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं अच्छे से। तो आपका 6 घाते n के लिए मैं यहाँ पर एक सवाल आप लोग ये समझ लेंगे तो आपका 6 घाते n के लिए भी बहुत ही आसानी होने वाला है। तो मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ 4 घाते n है वहाँ पे 6 घाते n कर दे रहा हूँ, आपका अगला सवाल बन ही जाएगा।
तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, उसके लिए भी यही है 6 घाते n। अब वो सवाल नया दूसरा बन गया। अब यहाँ पे उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। अब कथन तो यही रहेगा ना, यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो उसके भाज्य गुणनखंड में कौन आएगा, 2/5 दोनों आ ही जाएंगे। तो यहाँ 6 घाते n का भाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा भाज्य गुणनखंड की नहीं। अब फिर से वही बात, संख्या 6 घाते n के लिए यहाँ पर भी किसी भी प्रोक्त से संख्या 6 घाते n किसी भी प्रातिक संख्या n के लिए का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और केवल 2 और 3 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी रही थी, 2 और 3 तो आया था, लेकिन कोई और आया था 5। शून्य पे समाप्त होने के लिए आपको 5 का लाना अनिवार्य है। और इस प्रकार यहाँ पर भी आपका बदली हो जाएगा, 6 घाते 1 6 घाते, इसी प्रकार से हो जाएगा 6 घाते n 6 घाते 1 6 घाते 2 6 घाते 3 6 घाते 4 6 घाते 5। ध्यान दीजिएगा, आपका 6 पंचे 30 यहाँ से नहीं होगा, 6 दहम्मा 60 यहाँ से नहीं होगा, वो हम 10 बार उसका 10 बार गुणा कर रहे हैं, 6 दहम्मा 10 बार जा रहे हैं, लेकिन 6 का 10 बार गुणा करेंगे तो बहुत भारी संख्या आने वाली है भाई। तो इस प्रकार भी इसका हो जाएगा, 6 का 6 36, सॉरी 6 दूनी का आ जाएगा 36, 3 का आ जाएगा 256, सॉरी 196, 6 36 छत्री का 18 3 216, फिर इसका आ जाएगा 6 36, 6 का 6 3 9, 6 दूनी 1296। अब इसका आ जाएगा 6 36, 6 9 54 3 57, 6 दूनी 12, 6 9 54 3 57, 6 दूनी 12 5 17, 6 का 6 1 7, जितना भी होगा। लेकिन इकाई का अंक आप लोग देख रहेंगे शून्य पे समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, या 2 के अलावा 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, इसका करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आ रहा है, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ रहा है। तो इसके भाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह भी संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो यदि कोई भी, यहाँ तक आपका ये दोनों सवाल हो गए हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, यदि कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी, किस प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी, तो 10 घाते n के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी, 10 घाते n के लिए शून्य पे समाप्त होगी, 20 घाते n के लिए शून्य पे समाप्त होगी, 30 घाते n के लिए शून्य पे समाप्त होगी, 40 घाते n के लिए भी शून्य पे समाप्त होगी। तो ये आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ तक आपका ये दोनों सवाल हो गए, तो आई होप आपको आ रहा होगा। और हम लोग अब अगली क्लास में अच्छे से अपना एक और सवाल है भाज्य संख्या, वो भी देखेंगे।